तो लास्ट में हमने ग्राफ देखना शुरू किया था, ठीक है। पहला जो ग्राफ था वो कौन सा था? P वर्सेस P वर्सेस P। ये जो ग्राफ था वो डिक्रीजिंग आ रहा था, यस ये हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया था। फिर दूसरा जो ग्राफ था वो हमने ड्रॉ किया था P वर्सेस T वाला ही, लेकिन ये अलग अलग टेम्परेचर पे फाइंड किया था। सपोज अब इसको मानते हैं T1, इसको मानते हैं T2, इसको मानते हैं T3, और ये फाइंड करने की कोशिश किया था कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और कौन सा टेम्परेचर कम रहेगा। ये क्लियर था? सही है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको हम लिखते हैं P1/V। तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग की बजाय ऐसे मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ किए, T1, T2, T3। टेम्परेचर कैसे पता है? टेक्स्ट को क्लोज कर, टेक्स्ट को। अब देखना है T1, T2, T3 में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। क्या करना होगा? आइदर प्रेशर आइदर वॉल्यूम, किसी एक का एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। V को फिक्स कर लेता हूं मैं, तो मान के चलते हैं ये V का वैल्यू जो रहेगा हमने इतना ले लिया इस हिसाब से, क्या फिक्स हो गया, इधर लेते हैं और इस फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं Vx, ठीक है। Vx पे जो प्रेशर रहेगा इसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे? टेम्परेचर T1 पे है, T2 पे है कि T3 पे है? T3 टेम्परेचर है तो ये बन जाएगा P3। P3 क्यों बोला है? टेम्परेचर T3 है इसलिए। टेम्परेचर T2 पे जहाँ पे प्रेशर रहेगा इसको हम बोलेंगे P2 और इसको हम बोलेंगे P1। समझ में आ रहा है? पहले P1, P2 और P3 इन तीनों का रिलेशन देखते हैं। सो P1 is greater than P3, ठीक है। So what is the relation of pressure and temperature? प्रेशर इंक्रीज करते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा और T3 और कम होगा। क्लियर? नहीं समझा? क्लियर है ना? Which type of graph will be there? Increasing, decreasing, independent। independent होगा कांस्टेंट। आप प्रेशर को बढ़ाओगे मतलब प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम कम होगा क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इक्वल। तो प्रेशर को बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए हम ग्राफ, ठीक है, क्लियर है? अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा PV, इसमें लिखा P। एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको बोला TA, और एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया, इसको बोला मैंने TV। कौन ज्यादा होना चाहिए और क्यों? सोचो, कोई बात, टाइम मिलेगा 20 सेकंड देता हूँ मैं सोचने के लिए। बोलो TA TB कौन सा ज्यादा होना चाहिए? देखो इस पे फाइंड करने के लिए क्या किया था, किसी एक को हमने फिक्स रखा था। यहाँ पे आपको फिक्स रखने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी फिक्स्ड है। कौन? TA पे ये फिक्स है और TB पे ये फिक्स है, सही है। अब इधर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो रहेगा वो किसके हिसाब से रहेगा? A के हिसाब से। ये वाला जो प्रेशर रहेगा वो किसके हिसाब से रहेगा? B के हिसाब से। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब TB का जो वैल्यू रहेगा वो TA से ज्यादा रहेगा। सही है, क्लियर है ना? क्योंकि P इंटू V का प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, और प्रेशर ज्यादा कब रहेगा? जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। समझा? नहीं समझा? ठीक है ना? तो ग्राफ 1 2 3 4 और 5 कल कौन से देखे थे? ये हो गया था, ये हो गया था, ये हुआ था, लेकिन T1 और T2 वाला, T3 वाला नहीं देखा था। ये वाला नहीं हुआ था, ये वाला भी बाकी है, जल्दी ड्रॉ कर। इंटरनल डिस्कशन नहीं करना है, कल मैंने बताया था। ठीक है, चलो कॉपी क्लोज कर दो, इधर कर दो। फर्स्ट लॉ व्हिच वन? इसका इक्वेशन था P into V equals to K। दूसरा वाला इक्वेशन था P1 V1 equals to P2 V2। ठीक है, ओके। सेकेंड लॉ को हमने बोला था चार्ल्स लॉ। इसके बीच का रिलेशन बताया था प्रेशर और टेम्परेचर। तो क्या था? P अपॉन T इक्वल्स टू K। इसमें हमने देखा था T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। सही है। तीसरा जो लॉ था उसको हमने बोला था गिल-सैट लॉ। इसके बीच का प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर, PV PT। अब कौन सा बचा है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V अपॉन T इक्वल्स टू K। फाइनल बनेगा V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। लास्ट में जो था वो था एवोगैड्रो, V अपॉन N इक्वल्स टू K। सही है, ये हमने पहले पढ़ा था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, आपको पहले कॉपी में लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व आपको ही करना है, बाद में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। देखो फर्स्ट वन, 2 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। A gas occupies 200 ml. A gas occupies 200 ml at a pressure of 0.820 bar, 0.820 bar at 20 degrees Celsius. At 20 degrees Celsius, how much volume will it occupy? How much volume will it occupy when it is subjected
when it is subjected to external pressure of PO2 to external pressure of 1.025 bar 1.025 bar at same temperature ठीक है। A gas occupies 200 ml at the pressure of 0.820 bar at 20 degrees Celsius. How much volume will it occupy when it is subjected to external pressure of 1.025 bar at same temperature? हो गया? जब आंसर लिखे तो ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। हाँ, केल्विन में। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही यूज करना है। हाँ, ml को लीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होना चाहिए। टेम्परेचर ऑलवेज विल बी इन केल्विन। प्रेशर एटीएम में रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर एटीएम में है तो आंसर भी आपको एटीएम में मिलेगा। आप बार में यूज करोगे तो बार में मिलेगा, वॉल्यूम लीटर में यूज करोगे तो लीटर में मिलेगा, एमएल में यूज करोगे तो एमएल में मिलेगा। फर्क कितना है? सपोज यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम दिया है, वो किस में दिया हुआ है? एमएल में, तो आपका मिलने वाला आंसर जो रहेगा वो भी किस में आएगा? एमएल में ही आएगा। लेकिन टेम्परेचर जब भी दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। समझ में आ रहा है? केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा केल्विन। समझ में आ गया? 2 मिनट का टाइम आपके पास है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बिना पूछे आंसर्स को बोलना नहीं है। नो इंटरनल डिस्कशन प्लीज। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से जोड़ दो तो आपको केल्विन मिल जाएगा। ओके, चलो इधर ध्यान दो। हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान दो, नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प होगी। ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ गैस ऑक्युपाइज 200 ml, मतलब ये क्या है? वॉल्यूम। तो ये लिखते हैं, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। क्वेश्चन में दिया क्या है? तो इनिशियली दिया हुआ है V1 और वो कितना दिया हुआ है? दैट इज 200 ml एट अ प्रेशर ऑफ, मतलब उन्होंने इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, वो कितना है? 0.820 बार। एट लिखा हुआ है मतलब T1 दिया हुआ है, तो T1 कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा कितना? 293 केल्विन। सही है, ये इनिशियल की बात। अब देखते हैं फाइनल में क्या दिया हुआ है। उन्होंने दिया हुआ है
हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, मतलब वॉल्यूम पूछा है, सो दे आर आस्किंग अबाउट V2 बट यूनिट ऑफ V2 विल बी ml। ये पे ml में है तो ये भी ml में है। ओके, देन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, मतलब बाद में प्रेशर दिया कितना, तो पहले तो प्रेशर था वो कितना था, हाँ, तो P2 कितना रहेगा, P2 विल बी 1.025 बार। सही है। एंडिंग में एक वर्ड लिखा हुआ है एट द सेम टेम्परेचर, मतलब T1 और T2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। तो चेंज हो रहा है वॉल्यूम, और पूछा क्या है, सॉरी प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम पूछा है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा रहेगा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। सही है, आगे बढ़ते हैं। P1 कितना दिया हुआ है, ये भी लिखा है 0.820 डिवाइडेड बाय P2 कितना दिया हुआ है 1.025 इक्वल्स टू V1 उन्होंने दिया हुआ है कितना है 200 और V2 उन्होंने पूछा है। एक मिनट, V2 upon V1 आएगा। Yes. इक्वेशन इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो ये बन जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ठीक है, इसमें गलती हो गई। P1 कितना दिया था, दैट इज 0.820, P2 इज 1.025, V2 फाइंड करना है तो लिखते हैं x और V1 दिया हुआ है 200। अब क्या ढूंढना पड़ेगा, x का वैल्यू, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 200 इंटू 0.820 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1.025। चलो फाइनल कैलकुलेशन आपको ही करना है, आंसर हमें इसमें ml में है 160 कितना 160 डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो छोड़ सकते हो, ठीक है। डिफरेंस बहुत बड़ा है तो ही बोलना है, डिफरेंस बहुत कम रहेगा तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी का आंसर आता है 60.1, किसी का आता है 60.01, तो डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा दैट इज अप्रोक्सीमेट 160। ये किसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, क्लियर है, चले आगे, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल, a vessel of 120 ml capacity, a vessel of 120 ml capacity, a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas, at 35 degrees Celsius, at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure, 1.2 bar pressure, full stop. The gas is transferred to TO2, the gas is transferred to another vessel, of volume 180 ml at 35 degrees Celsius. Then what would be its pressure? मेरा आवाज आ रहा है लास्ट तक? Yes, sir. A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees Celsius. What would be its pressure? 1 मिनट का टाइम है।
आवाज नहीं आना चाहिए बस। डन? कितने लोगों का हो गया? ओके, आंसर कितना है? 0.8 बार। पक्का? ओके चलो, जिनका नहीं हुआ है ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कहता है? अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, मतलब V1 इज 120 ml कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। कितना है वो नहीं बोला, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है ये बोला है। एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो T1 वैल्यू लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना बनेगा? 308 केल्विन, सही है? ओके। एंड प्रेशर, मतलब P1 दिया हुआ है, P1 कितना है? 1.2 बार। The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml, मतलब वॉल्यूम कितना हो गया? 180। तो V2 जो रहेगा वो कितना रहेगा? 180 ml। तो उन्होंने पूछा है टेम्परेचर उतना ही है, तो T1 और T2 दोनों सेम है, और उन्होंने पूछा है P2 का वैल्यू कितना रहेगा। P1 किस में दिया है? बार में, तो P2 भी किस में रहेगा? जो V1 और V2 दिया है, क्या दोनों का यूनिट सेम है? पहले ये चेक करो। तभी ऐसा तो नहीं है कि एक का यूनिट लीटर है और दूसरे का ml है। इफ ऐसा है तो या तो लीटर को ml में कन्वर्ट करो या तो ml को लीटर में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों का यूनिट सेम है। इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? P1 V1 equals to P2 V2, therefore P1 upon P2 equals to V2 upon V1, therefore P1 is given 1.2, P2 फाइंड करना है। x लिखता हूँ मैं। V2 कितना है? 180 ml और V1 कितना है? 120। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 1.2 120 डिवाइडेड बाय 180। डन? आंसर कितना बोला था? 0.8 0.8 यूनिट बार। 1 bar equals to how many ATM? उल्टा हो गया। 1 ATM equals to 1.013 बार। ATM छोटा है, बार बड़ा है, ठीक है? ध्यान में रखना, आप देखो। नेक्स्ट वन, a gas occupies a volume of 250 ml. A gas occupies a volume of 250 ml at 745 mm of Hg. 745 mm of Hg, ये कहाँ से आया? प्रेशर 1 atm इक्वल्स टू 760 mm of Hg। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो यूनिट कौन सा यूज किया है? mm of Hg। तो आपको बाद में जो आंसर मिलेगा वो भी mm of Hg में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इफ उन्होंने क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो कन्वर्ट करो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। A gas occupies a volume of 120 ml at 745 mm of Hg and 2745 mm of Hg and 25 degree Celsius. Sir, repeat. Sir, 250 ml देखो रिपीट कर दो मैं।
A gas occupies a volume of 250 ml at 745 mm of Hg and 25 degrees Celsius. What additional pressure is required? What additional pressure is required to reduce the gas volume? To reduce the gas volume to TO2 200 ml at same temperature. A gas occupies a volume of 250 ml at 745 mm of Hg and 25 degrees Celsius. What additional pressure is required to reduce the gas volume to 200 ml at same temperature? ठीक है, हो जाओ। ओके, ऐसे लोगों का हो गया। चलो, गैस ऑक्युपाइज द वॉल्यूम, मतलब V1 इज गिवन, कितना है 250 ml एट प्रेशर दिया हुआ है दैट इज T1, कितना है 745 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर T1 दिया हुआ है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन। सही है। What additional pressure required to reduce the volume? वॉल्यूम को रिड्यूस किया है, तो V2 कितना रहेगा 200 ml। तो फाइंड क्या करेंगे V2, तो इसका यूनिट रहेगा mm ऑफ Hg। सही है। फॉर्मूला वही है, P1 अपॉन P2 आवाज आ रहा है, V2 अपॉन V1। ठीक है। P1 कितना है 745, P1 हाँ कितना है 745। P2 फाइंड करना है, x लेता हूं मैं, V2 कितना है 200 और V1 कितना है 250। therefore x equals to 745 into 250 divided by 200। 931.25। ओके, क्वेश्चन पढ़ो एक बार प्रॉपर्ली। एडिशनल बोला है, इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है, पहले ए जो था उसका इनिशियली वेट था 30 kg, कितना 30 kg, अभी उसका वेट हो गया 42 kg। सही है। तो हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल वेट और इसको बोल सकते हैं फाइनल वेट। तो इन मैं आपको फाइनल वेट पूछता हूँ तो आप ये बताओगे, मैं आपको पूछता हूँ इनिशियल वेट कितना है तो ये बताओगे। अब मैंने पूछा उसका एडिशनल वेट कितना बढ़ा, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा 12 kg। ठीक है। इफ यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है और एक ऑप्शन ये होता है,
तो ये टिक मत करना, क्योंकि ये जो आपने फाइंड किया है वो फाइनल प्रेशर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडिशनल प्रेशर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P2 माइनस P1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशनल प्रेशर जो रहेगा P एडिशनल इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल कितना है 931.25 और इनिशियल कितना था 745, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा एडिशनल प्रेशर 186.25 mm ऑफ Hg। समझा? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या समझ में नहीं आया हमने ये क्यों फाइंड किया। आंसर यहीं पे रोकना नहीं है, क्योंकि उसने फाइनल प्रेशर नहीं पूछा है, उसने एडिशनल पूछा है, मतलब चेंज कितना हुआ है वो पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ओके है? यस सर। हाँ या नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट वन लिखो। A sample of gas occupies 1.5 liter at 25 degrees Celsius. 1.5 liter at 25 degrees Celsius. If the temperature is raised by 10 degrees Celsius, temperature is raised by 10 degrees Celsius, then what is the new volume of gas? Then what is the new volume of gas if pressure remains constant? If pressure remains constant, a sample of gas occupies 1.5 liter at 25 degrees Celsius. If the temperature is raised by 10 degrees Celsius, what is the new volume of gas if pressure remains constant? हो जाओ शुरू। डन? कितने लोग कम है? चलो जल्दी करो। डन? क्वेश्चन पढ़ते हैं। A sample of gas occupies 1.5 liter. 1.5 लीटर है मतलब वो 100% वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है? At 25 degree Celsius. So T1 will be 25 degree Celsius. कुछ लोग डिग्री सेल्सियस में ही रख के सॉल्व करेंगे, आंसर गलत आएगा। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 इसको ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 298 है? तो ये रहेगा 298 केल्विन। तो ये हमारा क्या है? T1।
इफ द टेम्परेचर इज राइज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 45 मतलब T2 जो रहेगा वो कितना रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू 308 केल्विन। तो T1 मिल गया, T2 मिल गया, और पूछा क्या है V2। इसका यूनिट भी रहेगा लीटर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हमको थर्ड वाला यूज करना होगा। तो क्या आएगा V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। गिवन क्या है, V1 कितना है 1.5, V2 को लेते हैं X, T1 को लेते हैं 298 केल्विन और T2 को लेते हैं 308। तो यहाँ पे आएगा X इक्वल्स टू 1.5 इंटू 308 डिवाइडेड बाय 2। तो X will be fill in the blanks, ठीक है 1.5 आएगा। Yes. सर 1.5 लिखे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं होगा। नहीं 1.5 चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से मैंने को पढ़ा ना सिग्निफिकेंट फिगर। Yes. तो ये भी सही है 1.5 लिखोगे 1.6 भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, कैलकुलेशन किया 1.5। नेक्स्ट वन a sample of helium has volume of 520 ml at 100 degree Celsius. Calculate the temperature at which volume become 260 ml, ठीक है। A sample of helium has volume of 520 ml at 100 degree Celsius. Calculate the temperature at which volume will be 260 ml. Assume pressure will be constant. ठीक है, ओके चलो कितना आ रहा है 186.5। तो T2 will be 186.5 केल्विन, सही है। So that is the final answer, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं कैसे आ रहा है, ठीक है। फाइनल आंसर विल बी 186.5 केल्विन, ठीक है। लास्ट में कुछ लोगों का आवाज बार बार आ रहा है, ठीक है। चार लॉ देखे थे, ठीक है। उनका पहला वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, PV equals to K, where K is the
सेकंड लिखते हैं P अपॉन T इक्वल्स टू K वेयर K इज अ ये क्यों यूज किया था? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए। तो इफ हम K को हटा देंगे तो साइन वापस आएगा। कौन सा? प्रोपोर्शनलिटी का। तीसरा इक्वेशन है V अपॉन T इक्वल्स टू K और चौथा इक्वेशन है V अपॉन N इक्वल्स टू K। इफ हम चारों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? सोचो पहले। जब हम चारों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनना चाहिए? लेफ्ट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में क्या आएगा? लेफ्ट वाले इक्वल हो जाएगा। इक्वल करेंगे तो राइट साइड में क्या आएगा? K। तो हम राइट साइड में K रखते हैं तो इस साइड में क्या आएगा? T V अपॉन N T इक्वल्स टू K। सही है? ओके है? P V N T इन दोनों को राइट साइड लेके जाता तो क्या बनेगा? PV इक्वल्स टू K इंटू N इंटू T। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालने के टाइम पे हमने इसको यूज किया था। अब इसको निकाल लेंगे तो साइन वापस आएगा। तो ये बन जाएगा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T। अब आपको किसी ने पूछा P क्या है? V क्या है? N क्या है? T क्या है? इफ N का वैल्यू 1 लेता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इफ N का वैल्यू 1 लेते हैं वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको हटाना है। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? गैस के लिए। तो ये बन जाएगा PV इक्वल्स टू R इंटू N इंटू T। अब मैं आपको पूछता हूँ R क्या है? कांस्टेंट। R क्या है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हम गैसियस लॉ में यूज करते हैं तो इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट। लिखने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है? ओके, तो PV इक्वल्स टू R N T। नॉर्मली लिखने के टाइम पे इसको लिखा जाता है PV इक्वल्स टू nRT और इसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। जैसे आइडियल स्टूडेंट कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, आपको पता है क्या होनी चाहिए, ठीक है? पूछूंगा नहीं मैं, आपको पता है क्या होनी चाहिए। वो सभी क्वालिटीज किसी के अंदर है तो उसको बोलेंगे, माना ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो सकता है, इमेजिनरी, लेकिन पॉसिबल है, ठीक है? तो मान लिया कि कुछ क्वालिटीज हमने रखी है, वो क्वालिटी जो शो करेगा उसको बोलेंगे हम लोग आइडियल स्टूडेंट। वैसे ही गैसियस सब्सटेंस भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है और जो सब्सटेंस उस गैस के सभी प्रॉपर्टी को एकदम अच्छे से फॉलो करता है उस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। आगे जाके पढ़ेंगे आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस में फर्क क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इक्वेशन आता है हम यही मान के चलते हैं कि जिस गैस के बारे में हम सोचते हैं और गैस जैसे प्रॉपर्टी शो करना चाहता है वो सभी प्रॉपर्टी ये गैस शो करता है और इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये गैस कैसा होना चाहिए? आइडियल। और इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब मन में क्वेश्चन आएगा ये कहाँ से आया? P and V, सही है? तो ये P और V है because P and V both are inversely proportional, but P and T are directly proportional. P and T are directly proportional. P and T are directly proportional, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है? इसमें V और T का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली। तो हम लिखेंगे V and T are directly proportional। इसमें क्या है? V and N are directly proportional, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये होंगे, सही है? तो इन चारों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। इनमें से प्रेशर, वॉल्यूम, गैसियस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। अब यहाँ पे R को क्या बोला मैंने? सपोज ये फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि R का वैल्यू क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए?
आर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? PV upon NV. आर इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनवी। सही है। नॉर्मली एन मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो इतना तो कंफर्म है कि नीचे जो रहेगा वो हमेशा मोल्स में ही रहेगा, साथ में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा। तो इसको बोल सकते हैं मोल्स पर मोल पर केल्विन। पर का मतलब नीचे आना। सही है। प्रेशर क्या हो सकता है? एटीएम। और वॉल्यूम किस में लिया? लीटर। तो यहाँ पे जो आर है, इस आर का यूनिट क्या बनेगा? एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। सही है। ओके। अब 1 एटीएम का वैल्यू कुछ और है और 1 लीटर का वैल्यू कुछ और है। अब मैंने यहाँ पे 1 एटीएम की जगह मैंने बार में लिखा, ठीक है, इसमें लिखा मैंने बार। तो अब आर का यूनिट क्या बनेगा? बार लीटर पर मोल पर केल्विन। सही है। अब मैंने बार में तो लिखा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो मैंने एमएल में लिया। सही है। ओके है। तो यूनिट क्या बनेगा? बार एमएल पर मोल पर केल्विन। अब मैंने बोला प्रेशर मुझे पास्कल में फाइंड करना है, तो अब क्या होगा? पास्कल एमएल पर मोल पर केल्विन। सभी टाइम पे आर का वैल्यू सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? चलो, एन और टी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, मान के चलते हैं। चेंज कौन हो रहा है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। इफ हम यहाँ पे प्रेशर एटीएम में लेते हैं तो वो कितना रहेगा? 1। और वॉल्यूम हमने लीटर में लिया तो ये भी रहेगा 1। तो न्यूमरेटर में कितना आएगा? 1, 2 नहीं आएगा। सपोज हम वॉल्यूम लीटर के जगह एमएल में लेते हैं, 1000 आएगा। तो ये एक वैल्यू चेंज हुआ, ये बाकी 3 वैल्यू कांस्टेंट है, एक चेंज हुआ। तो क्या हम इसको चेंज करते हैं तो आर का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब हम ये मान के, हाँ, हम मान के चलते हैं कि गैस कांस्टेंट है, वो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यूनिट के हिसाब से रहेगा। पहले हमने एटीएम लीटर के हिसाब से निकाल के देखा था, अब हम लोग एटीएम एमएल के हिसाब से निकाल के देखते हैं। तो एटीएम लीटर का वैल्यू कुछ और था और एटीएम एमएल का वैल्यू कुछ और है। मतलब ये आर का जो वैल्यू है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब प्रेशर इसमें होगा और वॉल्यूम इसमें होगा तो आर का वैल्यू कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो आर का वैल्यू कोई एक फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने प्रेशर और वॉल्यूम को कौन से यूनिट में यूज किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे कहना क्या है? कहने का मतलब ये है कि आर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कब होगा? जब उसका प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर या तो वॉल्यूम किसी एक का यूनिट चेंज करते हो तो आर का वैल्यू भी चेंज। एग्जांपल दिखा मैंने अभी, ये भी 1 था पहले, ये भी 1 था क्योंकि ये लीटर में था। अब हमने उसको एमएल में कन्वर्ट कर दिया तो 1 के जगह 1000 आ गया। तो सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू भी चेंज हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? आर की वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ठीक है। तो इन सभी को कंबाइन किया तो ये बना, इसमें से हमने ये लिखा और ये फाइंड किया कि आर का यूनिट क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं आपको आर के वैल्यूज लिख के देता हूँ इसके साथ कि उसका यूनिट क्या रहेगा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सपोज किसी न्यूमेरिकल में उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है एटीएम में और वॉल्यूम दिया हुआ है एमएल में, तो उस टेबल में से आप कौन से आर की वैल्यू यूज करोगे? जिस आर के वैल्यू में यूनिट होना चाहिए एटीएम एमएल वाला। समझ गए बात? तो ऐसे आप आर की वैल्यू को आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। ओके है? नहीं समझा? देखो, तब तक मैं आर की वैल्यू लिख के देता हूं।
ठीक है। So these are some values of gaseous gas constant, ठीक है। एक वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटीएम में है, तो ये रहेगा 0.0821 लीटर एटीएम। इसको कैसे रीड करेंगे? पर मोल पर केल्विन। समझ में आ रहा है? सब में पर मोल पर केल्विन सेम ही। एमएल में है, एटीएम में है तो 82.1, लीटर में है, बार में है तो 0.08314, डेसीमीटर क्यूब और बार में है वैल्यू उतना ही रहेगा, यूनिट चेंज हो गया। मीटर क्यूब में है, पास्कल में, तो इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कल जब इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब काम आएगा इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, और आपको खड़ा करके पूछूंगा मैं यूनिट क्या है और वैल्यू क्या है। ठीक है।